नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रैक्टिस सेट में। यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको फॉलो करिए। यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको ये निश्चित फायदा ही करेगा। किसी भी आयोग के एग्जाम के लिए ये अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें करंट अफेयर के 8 प्रश्न और साथ में 17 प्रश्न है जीएस के। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। केवल काम की बातें हम यहाँ पर करते हैं, फालतू की बकवास तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। आप कम लोग हैं जो काम की बात सुनना चाहते हैं, तो मैं काम की ही बात करता हूँ। उत्तर दीजिए और मेरे उत्तर से मिलान करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मेरठ में अगर आप जानते हैं कौन सा मेला लगता है तो आपको पता होगा, ये नौचंदी मेला है। और एक चीज और याद कर लीजिए, ये प्रत्येक वर्ष होली के बाद लगता है। कोरोना चल रहा है तो वो अलग बात है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनमें से एक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको माना जाता है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह और नौचंडी देवी, जो नौचंदी एक्सप्रेस चलती है ना, उन्हीं के नाम पे चलती है, एक दूसरे के निकट स्थित है। और वहीं पर ये मेला लगता है। एक तरफ दरगाह पे कव्वाली चल रही होती है और एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा होता है। कितनी बढ़िया बात! आप सोच के देखिए कितना बढ़िया वहां पे माहौल रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी में, सीतापुर, बाराबंकी में, मिर्जापुर, झांसी में। कहां पर पाई जाती है? 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आगरा और जो मथुरा का क्षेत्र है वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। गलत हो जाएगा, यह है मिर्जापुर झांसी का क्षेत्र। थोड़ा सा साउथ में आप और बढ़िए तब मिलेगा आपको मिर्जापुर झांसी का क्षेत्र। मिर्जापुर झांसी के क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। बिल्कुल याद कर लीजिए, यूपी का जो मैप है, यूपी के मैप में जब मिर्जापुर झांसी की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर लाल मृदा पाई जाएगी। मृदा में खनिज पदार्थ, जल, वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है कहाँ पे? दक्षिण इलाहाबाद में, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में। ये सब पूरा एरिया है इसका। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर दीजिए। 3-4 कथन ये हैं। ये शीर्ष बैंक है, आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है। ये मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, या व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, या नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं इनमें से तीसरा छोड़कर, ये व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये कोई इसका कार्य नहीं है। बाकी ये सही है। 1, 2, 4, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शीर्ष बैंक है, मुद्रा आपूर्ति करता है, नाबार्ड के कार्यों का ये पर्यवेक्षण करता है। तो ये व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये गलत है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? Who was the first chairman of the Disinvestment Commission in India? विनिवेश आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन दे रहा है सबसे पहले? और इसका सही उत्तर है जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण विनिवेश की जो प्रक्रिया है उसमें जो एक कमेटी बनाई गई थी, उनकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का या कमेटी का गठन किया गया था। विनिवेश की प्रक्रिया अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपनी अंश पूंजी को कम करने की प्रक्रिया होती है। 96 में यह आयोग बना। 99 में इसने 58 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। 41 मामलों में सार्वजनिक विक्रय की अपेक्षा रणनीतिक विक्रय का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा इसने कहा था। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। यह जो प्रश्न है इसमें आपको 4 ऑप्शन वैसे ही दिए गए हैं, बिल्कुल इसको देखिए और उत्तर दीजिए। ये कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, और दूसरा है इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, कर सकते हैं, मतलब करते नहीं, कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी पर जो क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस 1 से 3 वाली उनको सुबह शिफ्ट कर दिया गया है। कल से वो स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक हम क्लास करेंगे। और वो जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के अंतर्गत जीएस में हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग उसमें सम्मिलित हों, ऐसा मैं चाहता हूँ। और तैयारी अच्छे से करें, ठीक है? उसमें काम की बातें हम करते हैं, फालतू बातें नहीं। आपका प्री मेन सब तैयार होगा। और इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का, जिनका भी उत्तर ये है कि ए सही है परंतु आर गलत है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। आर गलत है, मतलब ये गलत है मैंने बोला है, मतलब ये वाला आर वाला जहां पे मेरा कर्सर था। क्यों?
स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और एक होता है रसायन संश्लेषी। और इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है, उसमें कह रहा है हरित लवक पाया जाता है, तो हरित लवक का इसमें अभाव होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है किसकी, बताइए। जलाई जाती थी, नहीं थी क्या, अब नहीं दिलाई जाती है क्या? तो जो शपथ वो दिलाई जाती है वो किसकी दिलाई जाती है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किसकी, हिपोक्रेटस की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो शपथ होता है तो वो हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। क्यों दिलाई जाती है जरा बताइएगा। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट कौन सा है? पेट्रोलियम परिष्करण जब होता है तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान बाय प्रोडक्ट कौन सा है? तो बाय प्रोडक्ट पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फाल्ट कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बाय प्रोडक्ट है एस्फाल्ट। यानी कि परिष्करण पेट्रोलियम का किया जा रहा है, लेकिन ये एस्फाल्ट हमको मिल जाता है पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान, ये प्राप्त हो जाता है। प्रभाजी आसवन विधि से इसका रिफाइन इसको किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड जो था इसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला किसने? जॉन चाइल्ड ने। उसमें जब घेरा डाला तो मक्का जाने वाले हज यात्रियों को इसने बंदी बनाने का प्रयास किया। औरंगजेब ने कहा चलो निकलो बेटा यहाँ से, फुटो, निकलो यहाँ से तुरंत। तो मुगल शासक औरंगजेब ने उसके सामने बहुत खराब स्थिति उत्पन्न कर दी और विवश होना पड़ा उसे, और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कौन सा वर्ग था? कुलीन, जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान, कौन थे? और इसका सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो वर्ग था वो था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो होता है वो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। फैशन से सबसे ज्यादा यही प्रभावित होता है, बड़ी कारों से यही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, कुछ गड़बड़ होता है उससे भी यही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से बहुत ये प्रभावित था, तो हिंदू मध्यम वर्ग जो था वो इससे प्रभावित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? का एडवोकेट हो, ये गलत है ना। न्यायालय का हो एडवोकेट हो, यहाँ गलत लिखा है। कितने वर्ष का, मतलब कितने वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, तब वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कम से कम उसके पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितना? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 124 है, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है, उसका प्रावधान है। और उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये लिखा हुआ है। उसमें बात की गई है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पे रहा हो। तो न्यायाधीश 5 वर्ष, अधिवक्ता 10 वर्ष रहा हो। अब मतलब इनमें से कुछ। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है, बताइए। स्ट्रेट कौन सी है जो कनेक्ट करती है आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशन को? तो आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला ये जलडमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग, टारेस, दोवर, मलक्का। और ये कौन सा है आप बताइए। बहुत सरल प्रश्न है और ये सही है क्या? बेरिंग। बेरिंग को आप देख रहे हैं ना, देखिए मैप याद करिए, नॉर्थ अमेरिका में जाइए और वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जाइए, आपको दिख जाएगा। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरूमध्य क्या करता है? अलग करता है। एशिया को भी कैसे अलग कर देता है, और कनेक्ट किसको करेगा? तो कनेक्ट करेगा इसको आर्कटिक को और प्रशांत महासागर को। अगला जो प्रश्न है ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है, देश और राजधानी दी हुई है, बताइए सुमेलित करके। बुरुंडी, कजाकिस्तान, लाओस, माली, अस्ताना, बमाको, बुजुम्बरा और वियंत्याने। तो ये कौन सा क्या है, इसका सुमेलन करिए। कजाकिस्तान, आस्ताना, मिला दीजिए। बी का 1, तो देखिए 2 में दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, अब इन्हीं में से कोई होगा। अब बुरुंडी, वियंतान तो ये होगा नहीं, ठीक है, तो अब किससे मिलाएंगे इसको? ऐसे ही तो मिलाया जाता है, लाओस, वियंतान्य हो जाएगा, ये सी का 4।
तो इस हिसाब से ये सी इसका उत्तर 3142, तो 3142 यही हो जाएगा, याद कर लीजिए। बुरुंडी, बुजुम्बुरा, कजाकिस्तान अस्ताना, लाओस, वियंतियाने, माली, बमाको। अगला जो प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बिंग, कटफिसेस, कनिष्क, नेपाल, बुद्धगुप्त, किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बहुत सरल प्रश्न है ये, कनिष्क के सिक्कों पर। किस पर हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का प्रश्न है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या इसी कारण से होती है? और कथन कारण क्या दोनों सही है? पहले ये चेक करिए। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल 100% सही बात ये कही जा रही है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये गलत है। तो ए कथन सही है और आर गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि इसमें ये लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ जो है, जो ह्यूमस है, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध, पोंग डैम किस पे बनाया गया? सतलज, रावी, चिनाब, व्यास। उत्तर दीजिए फटाफट, कौन सबसे पहले उत्तर दे रहा है? तेजी से उत्तर किया करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पोंग बांध सब जो बनाया गया है, ये व्यास नदी पर बनाया गया है। किस पे? व्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? नाभिकीय, तापीय, बायोगैस संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। शक्ति भी दे सकता है और खाद भी। बहुत सरल प्रश्न है, और एक स्कीम पहले चलाई जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, गोबर गैस प्लांट लगाए जाते थे, उसमें बायोगैस संयंत्र जो लगते थे, तो वो खाद भी उससे मिलती थी और इससे शक्ति भी मिलती थी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बायोगैस संयंत्र। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया प्लान था, इससे पशुपालन को भी बढ़ावा मिलता था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कौन सी नदी है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। और इसमें से जो नदी है कोसी, कोसी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है। कोसी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है, ये पूर्वी नेपाल में गोसाईथान नामक स्थान से निकलती है, वो हिमनद नहीं है। करंट अफेयर का इसमें पहला प्रश्न है, 8 प्रश्न हम करंट अफेयर के देखेंगे। हजारा जातीय समूह का संबंध कहाँ से है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि आपका टेस्ट अच्छे से हो पाए। अपने लिए ये सब काम करिए, मेरे लिए आप करिए या ना करिए। और कल से इसकी ओम पांडे चैनल पर एक क्लास रात में आपकी चलेगी 10 से 11, उसमें हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस चीज को भी वहां शिफ्ट करना पड़े या जो भी हो, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। ये कोरोना काल में बहुत संघर्ष करने के बाद मैं कुछ सेटअप बना पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसको मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे कि यहाँ पे कुछ गैदरिंग हो पाए, और पेपर यही मान के पढ़िए कि पेपर होगा, है ना, यही मान के पढ़ाई करिए। तो हजारा जो जातीय समूह है, ये कहाँ? अफगानिस्तान में ये पाया जाता है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो ये जो अफगानिस्तान में पाया जाने वाला हजारा जातीय समूह है, ये चर्चा में क्यों आया? तो ये एक फारसी भाषी जातीय समूह है, और मुख्य रूप से हजारा जात पहाड़ी वहां पर है, वहां पर ये रहता है। और हजारा जात जो पहाड़ी है, वहां पर ये अभी सबसे उत्पीड़ित समूहों में से एक माना जाता है। हजारा इसीलिए कहा जाता है, बहुत उत्पीड़ित समूह है वहां का, इस कारण से चर्चा में पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान। अगला जो प्रश्न है, भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में जो समिति गठित हुई है, तो उसके प्रमुख कौन है? ठीक है, तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके अध्यक्ष हैं स्वयं प्रधानमंत्री, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो केंद्र सरकार ने भी जो गठित किया है समिति, आजादी के 75 साल कोरोना में मनाने के उपलक्ष्य में, चुनाव कराने के उपलक्ष्य में, लोगों को तबाह करने के उपलक्ष्य में, तो उसके ये अध्यक्ष हैं। और इस समिति ने हाल ही में अपनी पहली बैठक आयोजित की है, और इसमें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देवी गौड़ा जी, सब लोग शामिल थे। अगला जो प्रश्न है, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित और वरिष्ठ एथलीट जिनका हाल ही में निधन हो गया 91 साल की अवस्था में, उनका नाम क्या था? ये ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित थे। तो ये थे ईश्वर सिंह देओल। और ईश्वर सिंह जो देओल थे, दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, ये एथलीट थे, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित थे, अभी इनका निधन हुआ है।
ईश्वर सिंह देओल का। 1951 के बाद अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान कई पदक उन्होंने जीते थे, है ना? और नाम तो इनका भूलिएगा ही नहीं बिल्कुल। पंजाब एथलीट एसोसिएशन के महासचिव भी ये रह चुके थे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कलाकार बन गई। अभी तक 28 जीती हैं। 63वां जब ग्रैमी अवार्ड घोषित किया गया तो 28 इनके पुरस्कार हो गए। बताइए, एकमात्र महिला कलाकार है, बताइए। सरल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह है बियांसे। कौन है? बियांसे। बियांसे 14 मार्च 2021 को कोविड 19 महामारी के बीच 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 को लॉस एंजलिस में जब आयोजित किया गया, तो उस सम्मान समारोह में, उस जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ, उसमें मीगन द स्टालियन और हैरी स्टाइल्स को पुरस्कार प्रदान किए गए। और इस अवार्ड शो में बियांसे ने एक इतिहास रचा। वो 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला कलाकार बन गई। इसके अलावा उन्हें इस वर्ष सबसे बड़ी संख्या में भी नामांकन मिले थे, 9 में। ये टोटल 28 हैं जो अभी तक उनको मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहां पर हुआ और कौन है ये। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन एनर्जी जेबी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने के लिए किस धातु के साथ लिथियम को रिप्लेस करेगा? ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन और फिनर्जी, ये दोनों ने समझौता किया है इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए। तो किस धातु को रिप्लेस करेगा? मतलब कौन सा धातु जो है वो लिथियम को रिप्लेस करेगा, जिसका प्रयोग ये लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो धातु है वो कौन सी है? वह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग ये लोग करेंगे, हल्की बैटरियां बनेगी, और मान रहे हैं कि फास्ट चार्जिंग में सुविधा रहेगी, और लिथियम को रिप्लेस कर देंगे। ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सफल हो गए हैं। तो लिथियम की जगह पे एल्युमिनियम का उपयोग होगा, तेजी से चार्जिंग होगी, लंबे समय तक काम करेगा। और कंपनी के पहले ग्राहक मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन यहाँ पर सबसे पहला ग्राहक इनका बन रहा है। यानी कि ये लोग बैटरी बना के देंगे और बाकी वो लोग अपना, मतलब ये पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। वो लोग अपना रोड पे दौड़ाने के लिए कारें देंगे, या जो ट्रक्स बनेंगे, या जो और भी व्हीकल बनेंगे। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई, और ये इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक थी। बताइए, पहला और दूसरा दो सेंटेंस दिया है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई, क्या ये सही है? और ये इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैठक थी। ये दोनों बातें सही हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये जो बैठक हुई है, ये जो बैठक है वित्त मंत्री ने G20 समकक्षों के साथ की है, और कोविड 19 महामारी और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के संबंध में भारत की नीति प्रतिक्रिया पर इन्होंने प्रकाश डाला है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि भारत पूरे विश्व पर तो ध्यान देता रहा, लेकिन अपने यहाँ बहुत सफल नहीं हो पाया है। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो कल सुबह क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत की आईएएस प्रेप अकेडमी पे हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 125वीं जयंती बनाई गई? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। 125वीं जयंती किसकी मनाई गई? पूर्व प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं और इनकी 125वीं जयंती भी मनाई गई है, और ये है कौन? मोरारजी देसाई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 125वीं, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। 1896 में 29 फरवरी को 4 वर्ष पे ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन, बचपन में चुटकुले वाली किताब जो आती थी ना, उसमें हम लोग पढ़ते थे ना, पत्र चट्टी टाइप की छोटी छोटी किताब, मतलब चुटकुले नहीं, उसको जीके की किताब कहते थे, पतले पतले। उसमें कौन सा प्रधानमंत्री इसका 4 साल पे जन्मदिन आता है, बचपन में रट लेते थे, सबसे पूछते थे, बहुत अपने को समझते थे कितना जीके आता है, यूपीएससी पहली बार में टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात के वलसाड जिले में उनका जन्म हुआ था, मोरारजी देसाई का। और चौथे प्रधानमंत्री थे, 77 से 79 तक रहे। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा है तो पहले थे ये, ठीक है। और ये डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। बात समझ में आई? ये आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ये भी वो रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर दीजिए। हाँ, और आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने अगर पीसीएस की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखा है तो 30/30 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें डेली आपको टेस्ट मिलेगा, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती रहेगी। मतलब ऐसा कर सकते हैं आप, कोई बाध्यता नहीं है। और बाकी आरओ और यूपीपीसीएस इन सबके कोर्सेज और टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। एग्जाम्स कम होंगे, अभी तय नहीं है, लेकिन आप यही मान के पढ़िए जो नियत तिथि उसी पे होंगे। तो आप उसके लिए 6307281212 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आईएएस प्रेप अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर आप फ्री में करंट अफेयर पढ़िए, डेली का डेली। और मंथली करंट अफेयर अगर आपको मैगजीन
प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। और ये वन्यजीव अभयारण्य है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका नाम बदलकर नागरहोल रख दिया गया है, पहले इसका नाम राजीव गांधी टाइगर रिजर्व था। तो कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन? आप जरूर बताएं। कर्नाटक में ये है नागरहोल, और इसको शेयर करें लोगों तक। और कल से रात में भी क्लास होगी 10 से 11, उसको भी ज्वाइन करें। सी साइट पे भी हम कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उधर ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे आईएएस प्रेप अकेडमी पर। आप लोग बस जुड़े रहें, सहयोग करते रहें। थैंक यू सो मच।